नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रणब मुखर्जी के बारे में। जी हां दोस्तों, प्रणब मुखर्जी हमारे देश के भारत रत्न थे। जी हां दोस्तों, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों, भारतीय जो राष्ट्र के दिग्गज राजनेताओं में प्रणब मुखर्जी शुमार थे। प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया है। तो दोस्तों, आज हम प्रणब मुखर्जी के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, छोटी सी श्रद्धांजलि है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक जो भद्र युग है, जो एक उन्होंने नैतिकता की जो उन्होंने लकीर खींची थी, उसकी विदाई है। जी हाँ दोस्तों, अध्ययनशीलता, शालीनता, उद्यमशीलता और लोकतांत्रिक व्यवहार की दृष्टि से वो जो शून्य छोड़ के चले गए हैं, उसकी भरपाई करना अब आज के नेताओं के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, भविष्य में उनके जैसा नेता कभी होगा कि नहीं, ये तो भविष्य की गहराइयों में छिपा हुआ है। लेकिन आज के समय में अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो उनके जैसा लोकतांत्रिक शालीन नेता ढूंढना मुश्किल है। दोस्तों, देश को एक उदार चिंतनशील नेता 84 साल की उम्र में बिना पद सबका ध्यान खींचने में कामयाब थे। दोस्तों, उनके पास अभी कोई भी पद नहीं था, हर कोई उनको भुला चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। दोस्तों, राष्ट्रपति पद से जैसे ही उनकी विदाई हुई, उसके बावजूद उनकी प्रासंगिकता और उनकी उपस्थिति सशक्त थी। वो जब भी बोलते थे तो लोग उनको ध्यान से सुनते थे। दोस्तों, अगर उनकी कुछ बातें मीडिया में आती थी तो लोग उस पर विश्वास करते थे, लोग उसकी चर्चा करते थे। उनकी मस्तिष्क से एक थक्का हटाने के लिए एक शल्य चिकित्सा की गई थी और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको कोविड-19 ने घेर लिया था। दोस्तों, प्रणब दा को भी कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया था, जैसे कि वो और भी कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। दोस्तों, लाखों लोग कोरोना से परेशान हैं। प्रणब दा को भी कोरोना ने अपने चपेट में घेर चुका था। दोस्तों, प्रणब दा के कोमा में होने के बावजूद एक आशा ये थी कि वो फिर कोमा से लौट के आएंगे और हमेशा की तरह कुछ नया करके या फिर कुछ नया बोलकर सबको चौंका देंगे। लेकिन दिल्ली के जो सेना के जो अस्पताल है, उसमें भारतीय राजनीति का एक जो सच्चा सेनापति था, वो सबको उदास करके चला गया, सबको दुखी करके चला गया। हर पार्टी में प्रणब दा के चहेते थे। हमारे प्रधानमंत्री भी उनको अपने पिता के समान मानते थे। दोस्तों, उनकी राजनीति की सबसे बड़ी खूबी तो ये थी कि वो आपको उनके जो कट्टर विरोधी थे, वो भी उनको चाहते थे, वो भी उनका नैतिक रूप से कभी विरोध नहीं करते थे। जिस लोकतांत्रिक शैली की राजनीति वो करते थे, उसमें दूसरों के लिए पूरी जगह होती थी। वो कभी भी दूसरे का जगह नहीं लेते थे, दूसरे का हक नहीं मारते थे। वो एक सही में एक पूरा जीता जाता लोकतंत्र थे। दोस्तों, उनमें ना घृणा थी, ना रोष था, ना कोई हल्की बात करते थे। शायद ऐसे ही समर्पित नेताओं की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। दोस्तों, संविधान जो कहता है वो उसी के हिसाब से कार्य करते थे। संविधान की वो पूरी जीती जागती एक फोटोकॉपी थे। दोस्तों, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि संसद में बहस के लिए तैयार होकर आते हैं ताकि राजनीतिक रूप से शानदार भाषण से लोगों को लुभा सके। पर प्रणब दा एक ऐसे नेता थे जो वास्तव में चीज़ों का मौलिक ज्ञान रखते थे, इसलिए उनके बयानों में एक वजन होता था जो कि लोगों के दिलों में आसानी से बैठ जाता था। वो भाषणबाजी में नहीं, काम में लगे हुए रहते थे। आश्चर्य नहीं, उनके जाने पर लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत सूक्ष्म प्रधानमंत्री साबित होते अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो। दोस्तों, भारतीय राजनीति के लिए ये सोचने का विषय है कि विद्वान राजनेता जो होते हैं वो सम्मान तो पा लेते हैं, पर यथोचित स्थान के लिए उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में भी अगर वो याद किए जाएंगे, जो कि देश के कभी नसीब में था ही नहीं। दोस्तों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय कांग्रेस में जो सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वो प्रणब दा ही थे, लेकिन ना जाने क्यों उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। भारत के नसीब में ऐसे वरिष्ठ राजनेता को अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना शायद नसीब में ही नहीं था। दोस्तों, निरंतर संघर्ष करते हुए अनेक वर्ष तक उन्होंने मंत्रिपरिषद पर रहते हुए भारत और खासकर उसकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा आकार दिया था।
दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक वे देश के राष्ट्रपति भी रहे। पद की गरिमा, महत्व और दृढ़ता को बखूबी निभाते रहे। दोस्तों पिछले साल ही उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों दरअसल विद्वतापूर्ण अच्छी राजनीति का यही सम्मान चाहिए होता है। दोस्तों ये अपने आप में मिसाल है कि इंदिरा गांधी के दौर से नरेंद्र मोदी के दौर तक कम से कम 50 साल तक वो सक्रिय रहे और समसामयिक भी रहे। उस समय भी वो सामयिक थे और आज के दौर में भी सामयिक थे। कभी उनको मतलब लोगों ने भुलाया नहीं, कभी वो ऐसा नहीं महसूस होने दिए कि वो बुजुर्ग हो गए हैं या फिर आउटडेटेड हो गए हैं। कभी उन्होंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं होने दिया। खास तौर पर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मामलों में उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। वो अपने जटिल से जटिल मामलों को भी सुलझाते हुए वो कांग्रेस में हमेशा प्रासंगिक बने हुए थे। कांग्रेस ने हमेशा उनको याद किया था। जब भी कोई जटिल से जटिल मामला फंसता था, हर कोई प्रणव दा को ही याद करता था। एक समय ये भी आया था दोस्तों कि जब कांग्रेस ने अलग होकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया था। वो कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन दोस्तों इस भद्र नेता की नाराजगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी थी और कांग्रेस में वे फिर लौट के आ गए थे। एक नेता के रूप में उन्होंने आजीवन निष्ठा और व्यक्तिगत विचार दोनों का साथ साधे रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय वे नागपुर भी गए थे, तो बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से दक्षिण पंथ को और अपनी आधुनिक समाजवादी विचारधारा के बीच संतुलन का बेहतरीन नमूना पेश किया था। जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे तो कई लोगों ने सोचा था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने जब विद्वतापूर्ण ढंग से अपना भाषण दिया तो लोगों को लगा कि उनकी विचारधारा एक ऐसी संतुलित विचारधारा है जो कि दक्षिण पंथ को भी और समाजवादी विचारधारा दोनों को एक जगह पर ले आ सकती है। दोस्तों सकारात्मक राजनीति अगर एक साधना है तो देश ने उसके एक आदर्श साधक को हमेशा के लिए खो दिया है। हमेशा डॉक्टर प्रणव मुखर्जी एक सकारात्मक राजनीति के लिए याद किए जाएंगे हमारे देश में, और हमारे देश के एक बहुत ही प्यारे राष्ट्रपति और भारत रत्न के रूप में भी लोग उनको याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।